हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं श्रीमती ऋतु अरोरा, क्लास 11th की सिविक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले 5 वीडियोस से 5 लेक्चर्स से हम लेसन 3 पार्ट 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व का अध्ययन कर रहे थे। इस टॉपिक में सर्वप्रथम हमने जाना मताधिकार का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, मताधिकार संबंधी सिद्धांत क्या है। 2 प्रकार का मताधिकार, सीमित मताधिकार, वयस्क मताधिकार। भारत में वयस्कता की उम्र 18 वर्ष है। वयस्क मताधिकार के पक्ष विपक्ष में तर्क, स्त्री मताधिकार। तत्पश्चात हमने प्रतिनिधित्व को जाना। कितने प्रकार के प्रतिनिधित्व होते हैं, आदिष्ट प्रतिनिधित्व, आदेशहीन प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत और प्रणालियों को हमने जाना, जिसमें से बहुमत प्रणाली हमारे देश में मुख्यतः निर्वाचन में अपनाई जाती है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा आदर्श प्रतिनिधित्व प्रणाली की विशेषताएं क्या थी, और तत्पश्चात हमने जाना भारत में चुनाव व्यवस्था क्या है, किस प्रकार सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली को स्वीकार किया गया है, निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण की क्या व्यवस्था की गई है, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत में चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होता है। यहाँ तक हम पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, यानी जितना इलेक्शन हो रहा है, जितना निर्वाचन हो रहा है, वो कौन करा रहा है। कोई तो व्यक्ति उसके लिए अपॉइंट होगा, कोई तो व्यक्ति ये सारा कार्यभार देख रहा होगा, तो वह कार्य एक निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। और स्वतंत्र वर्ड क्यों लगाया बच्चों, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग? क्योंकि वह किसी संस्था के अधीन न होकर के सीधे राष्ट्रपति से गवर्न होते हैं, राष्ट्रपति से जुड़े हुए होते हैं। संविधान के निर्माण के समय, आज इसका निर्माण नहीं किया गया, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तभी संविधान सभा में इस विषय पर व्यापक रूप से चर्चा की गई थी। ये हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो संविधान सभा का निर्माण किया, उसमें कितने वाचन हुए, कितने विषयों पर विचार व्यापक चर्चा हुई, ये सब हम पढ़ चुके। तो संविधान सभा के लिए संविधान के निर्माण के समय ही व्यापक रूप से चर्चा की गई थी कि निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन कराने का उत्तरदायित्व किसे सौंपा जाए। अंत में क्या निर्णय लिया गया कि संसद और विधानसभा के निर्वाचन कराने के लिए पृथक रूप से एक संस्था का निर्माण किया जाए, और इस संस्था को निर्वाचन आयोग का नाम दिया गया। निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग, किसी भी नाम से संबोधित कर सकते हैं बच्चों, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन। अतः संविधान के अनुच्छेद 324 से 329A तक एक पूरा भाग, जो 15वां भाग है, निर्वाचन शीर्षक के अंतर्गत संविधान में सम्मिलित किया गया। इस दृष्टि से निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत की गई। संसद में चुनाव कराने हों, राज्य के विधानमंडलों में चुनाव कराने हों, या अन्य निकायों में निर्वाचन का निरीक्षण नियंत्रण करना हो, ये सारा कार्य किसके द्वारा किया जाता है? इसी निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता। तो हम लोग पढ़ेंगे इसका संगठन कैसे, गठन, यानी किस प्रकार इसको गठित किया गया, किस प्रकार इसको बनाया गया। संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अंतर्गत यह प्रावधान रखा कि समय की मांग के अनुरूप निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय अथवा बहुसदस्यीय संस्था हो सकता है, यानी उसमें एक सदस्य भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा सदस्य भी, यानी बहुसदस्यीय भी हो सकते हैं। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग जब बनाया गया था बच्चों, तो केवल एक सदस्यीय था। प्रारंभ में जब निर्वाचन आयोग बनाया गया था
तो एक सदस्य था। कब तक एक सदस्य था? जब संविधान लिखा गया तब से लेकर के 16 अक्टूबर 1989 तक, 1989, 16 अक्टूबर 1989 तक यह एक सदस्यीय निर्वाचन रहा। इसके पश्चात 31 दिसंबर 1989 तक निर्वाचन आयोग में 2 सदस्य, जिनको हम आयुक्त कहते हैं, कार्यरत रहे। 1 अक्टूबर 1993 से निर्वाचन आयोग का और अधिक विस्तार कर दिया गया और उसे 3 सदस्यीय बना दिया गया है। कब किया गया बच्चों 3 सदस्यीय? 1 अक्टूबर 1993 को इसे 3 सदस्यीय कर दिया गया। वर्तमान समय में भारत के निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय हैं, यानी 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य आयुक्त होते हैं और ये तीनों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत में केंद्र और राज्यों के लिए एक ही निर्वाचन आयोग है, अलग अलग नहीं है कि राज्य के लिए अलग और केंद्र के लिए अलग, ऐसा नहीं है। सबके लिए एक ही निर्वाचन आयुक्त बनाए गए। वर्तमान समय में बच्चों कौन है हमारे देश में निर्वाचन आयुक्त के रूप में? मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान समय यानी आज जो प्रेजेंट हैं श्री सुनील अरोड़ा जी वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और जो 2 उनके अन्य आयुक्त हैं उसमें एक हैं श्री सुशील चंद्रा और दूसरे हैं श्री अशोक लवासा। ये 3 वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग के सदस्य हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयोग यानी उनका हेड है, वो कौन है? श्री सुनील अरोड़ा। और 2 अन्य आयुक्त हैं, एक श्री सुशील चंद्रा और दूसरे हैं श्री अशोक लवासा। चलिए अब हम इसके संगठन के बारे में पढ़ते हैं। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल। संविधान के अनुसार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी प्रथम अद्यतन होता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? हम 6 वर्ष करें कि 65 वर्ष की आयु तक करें, यानी जो पहले पूरा हो जाए। मान लीजिए हम 50 के हैं और 50 साल में मेरी नियुक्ति हुई तो हमने 6 वर्ष पूरा कर लिया। 65 वर्ष के नहीं हो रहे हैं, 56 वर्ष में मेरे 6 वर्ष पूरे हो गए, मैं 56 वर्ष में रिटायर कर दिया जाए। और मान लीजिए जब हमें ज्वाइन कराया गया मेरी उम्र 61 वर्ष है, तो 65 वर्ष के हम पहले हो गए 4 साल में ही, तो भी हमें रिटायर कर दिया जाएगा। यानी 65 साल से ज़्यादा की आयु का सदस्य निर्वाचन आयोग का सदस्य नहीं हो सकता। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल कार्य कर सकता है? 6 वर्ष कार्य कर सकता है। यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो पहले पूरा होता हो वही मान्य होगा। दूसरा है पद की स्थिति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का स्तर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष स्वीकार किया गया है। यानी जितना सर्वोच्च न्यायालय का पद आदरणीय है उतना ही आदरणीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद भी है या निर्वाचन आयोग के सदस्यों का पद भी है। और वैसे ही उसे मान्यता भी प्रदान की गई है। उसे निःशुल्क निवास स्थान प्रदान किया जाता है, न्यायाधीश के समान वेतन मिलते हैं, सारी भत्ते और सुविधाएं न्यायाधीश के समान प्रदान किए जाते हैं। तो पद की स्थिति यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त का स्तर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान समकक्ष स्वीकार किया गया। पदच्युत यानी पद से हटाना, पद से हटना। पहला तो यदि आयुक्त अपनी इच्छा से त्यागपत्र देना चाहे तो वो स्वतंत्र है, जब चाहे वो उसको स्वीकार नहीं है या बीमार है या किसी भी कारणवश वो उस पद को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, वो अपने पद से हटना चाहता है, तो वो स्वयं अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे सकता है, तो वह स्वतंत्र है। दूसरा, कैसे हम उसको उसके पद से हटा सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर? यदि संसद की संख्या का बहुमत किसी आयुक्त के आचरण संबंधी शिकायत की जांच करने के उपरांत सही पाता है तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से उसे अपदस्थ किया जा सकता है। अपदस्थ यानी पद से हटाया जा सकता है।
अपदस्थ करना, पद से हटाना। कौन नियुक्ति करता है निर्वाचन आयुक्त की? राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जा सकती है। और पद से या तो वो स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकता है अगर उसे आवश्यकता पड़ी तो, और अगर बहुत किसी को महसूस हुआ कि वो अच्छे आचरण का व्यक्ति नहीं है, उसके आचरण संबंधी कोई शिकायत आती है, तो संसद के जितने सदस्य, मान लीजिए 100 सदस्य हैं, तो 2/3 यानी 33 मान लिया जाए, तो 66-67 व्यक्ति जब उसके पक्ष में मत देंगे, हाँ ये व्यक्ति ठीक नहीं है, तभी उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। अर्थात निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए वही नियम और शर्तें हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित हैं। अर्थात उसे भी महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। हालांकि अभी तक भारत में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग के प्रस्ताव के द्वारा उसको पद से हटाया गया हो, ये अभी तक कभी भी नहीं हुआ। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता का प्रावधान। निर्वाचन आयोग को एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय माना गया है। इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। पहला, निर्वाचन आयोग भारत में सदैव संवैधानिक संस्था के रूप में मान्य रहेगा। दूसरा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा आवश्यकता अनुसार अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, तीनों की नियुक्ति किसके द्वारा होगी बच्चों? राष्ट्रपति के द्वारा होगी। तीसरा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके बराबर है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष है, समकक्ष बराबर है। चौथा, मुख्य तथा अन्य आयुक्तों का वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाएंगे? भारत की संचित निधि में से, भारत के खजाने में से एकत्रित भत्तों में से दिए जाएंगे, प्रदान किए जाएंगे। नियुक्ति के पश्चात सेवा काल में मुख्य और अन्य आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी कोई किसी भी प्रकार का यदि हम परिवर्तन करना चाहें तो हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। अब निर्वाचन आयोग के कार्य क्या? संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के कार्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो कौन कौन से कार्य हैं निर्वाचन आयोग के? पहला कार्य है संसद के अधिनियम के आधार पर समय समय पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। यानी एक निर्वाचन क्षेत्र इतना बड़ा होगा, सीमा निर्धारित करना। पुराने निर्वाचन क्षेत्रों के स्थान पर नए निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा करना। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन करके उसको सामान्य श्रेणी के निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की श्रेणी में ले जाना। यानी जहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य ज़्यादा हैं वहाँ पर आरक्षित कर देना, जहाँ सामान्य वर्ग के ज़्यादा हैं वहाँ सामान्य वर्ग को करना। इस प्रकार से समय समय पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, सीमांकन करना, ये किसका कार्य है? निर्वाचन आयोग का कार्य है। मतदान हेतु संपूर्ण राष्ट्र के मतदाताओं की निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर सूची तैयार करना। जो आप तो अभी छोटे हैं, लेकिन जो लोग वोट देने जाते हैं, आपके मम्मी पापा, कभी उनसे चर्चा कीजिए तो घर में आकर के वो पर्ची दे जाते हैं, या अगर घर में पर्ची नहीं आती है तो हमें वहाँ जाकर के वोटर लिस्ट होती है, मतदाता सूची होती है, उसमें अपना नाम ढूंढना होता है, उसी नंबर से ही हम वोट कर सकते हैं। तो मतदाता सूची में बच्चों ऐसा नहीं है कि इंसान हमेशा जीवित रहता है, तो जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं उनका नाम मतदाता सूची से हटाना, या जो नए ऐसे बच्चे जो 18 वर्ष के हो चुके हैं उनका नाम मतदाता सूची में डालना, किसी का ट्रांसफ़र हो गया उसका नाम वहाँ से वहाँ करना। तो मतदान हेतु मतदाताओं की सूची तैयार करना, ये भी निर्वाचन आयोग का कार्य। तीसरा है राष्ट्र में विद्यमान विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। कौन कौन से राजनीतिक दल ठीक से कार्य कर रहे हैं, कौन से कल्प्रिट हैं,
इन सब के आधार पर राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों का स्तर निर्धारित करना कि कौन सा दल ऐसा है जो पूरे देश के लिए कार्य कर रहा है, यानी वो राष्ट्रीय दल हो गया, और जो केवल एक क्षेत्र में एक राज्य से संबंधित है उसे क्षेत्रीय स्तर पर उसको अधिकार करना, उसको पंजीकृत करना। तो इस प्रकार राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर प्रदान करना भी निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। निर्वाचन आयोग पंजीकृत अथवा अपंजीकृत दलों की भी घोषणा करता है। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों को निर्वाचन लड़ने हेतु चुनाव चिन्ह प्रदान करना। आप देखती हैं, जैसे आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है बच्चों? कमल का फूल। कांग्रेस का क्या है? हाथ का पंजा। इसी तरह बहुजन समाजवादी पार्टी का है हाथी। समाजवादी पार्टी का क्या है बच्चों? साइकिल। आपका क्या है? झाड़ू। इसी तरह अनेक दल हैं भारत में और सबके एक चुनाव चिन्ह। ऐसा क्यों बच्चों? हम नाम से जान रहे हैं तो हमें चुनाव चिन्ह की क्या आवश्यकता? बच्चों असल में हमारे देश में 100% लोग शिक्षित नहीं हैं, और शिक्षित न होने के कारण जब हम चुनाव देने जाते हैं तो वहाँ नाम लिखे रहते, लिस्ट होती है, उस लिस्ट में नाम लिखे रहते हैं, जिसको हम वोट देना चाहें उसको हम वोट दे सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो कैसे जानेगा कि हमें किसको वोट देना है? तो वो चुनाव चिन्ह से पहचानेगा। भाई फूल तो सब देखते हैं, फूल को पहचान लेंगे, हाथ का पंजा, जो हमारे दैनिक जीवन की चीज़ें हैं, झाड़ू है, कमल का फूल है, हाथ का पंजा है, साइकिल है, हाथी है, लालटेन है, सितारा है, चांद है, इस तरह के चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं ताकि व्यक्ति उस चुनाव चिन्ह के माध्यम से उन व्यक्तियों की पहचान कर सके, उन राजनीतिक दलों की पहचान कर सके जिसको वह वोट देना चाहते हैं। तो राजनीतिक दलों का निर्वाचन लड़ने हेतु चुनाव चिन्ह प्रदान करना, यदि निर्वाचन चिन्ह से संबंधित कोई विवाद हो तो उसका समाधान करना, निर्वाचन चिन्ह के आवंटन के अधिकार में किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जो निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह आपको देगा, आपको उसी को स्वीकार करना होगा। राष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, संसद का हो, विधानमंडलों का हो, स्थानीय निकायों के निर्वाचन के साथ साथ उपचुनावों की भी व्यवस्था करना, ये किसका कार्य है? निर्वाचन आयोग। चुनाव में यदि किसी कारणवश कोई अनियमितता हो जाती है, कोई कठिनाई हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो उसे दूर करना। भाई मान लीजिए कहीं वोटिंग लिस्ट, वोटर जो मशीन है वो वोटिंग मशीन नहीं कार्य कर रही, तो तुरंत बदल दी जाएगी, परिवर्तित कर दी जाएगी। जो अधिकारी वहाँ नियुक्त किया गया है वो चक्कर आ गया, बीमार हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो उसकी अनियमितता को दूर किया जाएगा। तो इस प्रकार चुनाव में यदि किसी कारणवश कोई अनियमितता, कोई दुर्घटना, किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित हो जाती है तो उनके विरुद्ध याचिकाओं को आमंत्रित किया जाता है, उनकी सुनवाई के लिए न्यायाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा किए गए व्यय की जांच करना, कितना किसने खर्च किया, क्योंकि व्यय की भी एक सीमा है, कोई भी व्यक्ति उससे ज़्यादा व्यय नहीं कर सकता है। जो निर्वाचन आयोग ही निश्चित करता है कि इससे ज़्यादा खर्च आप चुनाव में नहीं कर सकते। अगर ऐसा होने लगा कि बहुत ज़्यादा खर्च होगा तो जो व्यक्ति ऐसा खड़ा है चुनाव में जो बहुत अधिक धनी नहीं है तो वो निश्चित रूप से हार जाएगा, धनी व्यक्ति से निर्धन व्यक्ति हार जाएगा। तो इसलिए चुनाव आयोग एक सीमा निर्धारित कर देता है कि इससे ज़्यादा खर्च नहीं किया जाए। लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचनों में निर्वाचन क्षेत्र में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करना। चुनाव होता है तो बच्चों वहाँ हर कमरे में 4-5 की टीम बैठती, जिन्हें हम पर्यवेक्षक कहते हैं। तो कौन व्यक्ति पर्यवेक्षक बनेगा, कौन सा व्यक्ति क्या कार्य करेगा, ये सब निर्धारित करना भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। पर्यवेक्षकों के प्रतिवेदन के आधार पर संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन को रद्द कर देना अथवा उसके कुछ मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश देना, ये सब भी निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। संविधान के द्वारा आयोग को कुछ अर्ध न्यायिक कार्य भी सौंपे गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में तथा
192 के अनुच्छेद के आधार पर राज्यपाल विधानमंडल के सदस्यों के संबंध में आयोग से परामर्श कर सकता है। आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार की जाती है, मतलब आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं। एक आचार संहिता बना दी जाती है, एक व्यवहार करने की एक नीति बना दी जाती है, जिसका पालन करना सभी राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक है। आचार संहिता के पालन न करने वाले राजनीतिक दलों की सदस्यता को आयोग समाप्त भी कर सकता है। राजनीतिक दलों को आकाशवाणी यानी रेडियो, दूरदर्शन के माध्यम से चुनाव प्रचार की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, सुविधाएं दिलवाना, ये भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, जिन दिनों बच्चों मतदान होना होता है, इलेक्शन होना होता है, उस दिन उन दिनों टीवी में, रेडियो में लगातार आता रहता है कि आपको मतदान कैसे करना है। जो कभी नहीं देने गए, फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, तुमको कैसे मालूम हमें क्या करना है वहां जाकर। तो बराबर टीवी में आपके कार्टून के माध्यम से या अन्य उसके माध्यम से समझाया जाता है, बताया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे वहां जाके चुनाव करना है, कैसे व्यक्ति का चुनाव करना है, क्या क्या आपको नॉर्म्स देखने चाहिए, क्या क्या आपको किस आधार पर सोचना चाहिए, आप गलत व्यक्ति के प्रति कोई निर्णय न लें। ये सब की जानकारी हमें जो उपलब्ध कराता है वो कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। और लास्ट है, इन सब के अतिरिक्त आयोग से ये अपेक्षा की जाती है कि वे समय समय पर सरकार को अपने कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन देता रहे और निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव भी देता रहे। तो ये आज हमने जाना निर्वाचन आयोग क्या है, निर्वाचन आयोग का संगठन कैसे हुआ, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के प्रावधान क्या हैं, निर्वाचन आयोग के कार्य क्या हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चुनाव सुधार और भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया, जो लास्ट आपके इस चैप्टर से संबंधित लास्ट वीडियो है। यानी आज हम 7th वीडियो देख रहे हैं इस चैप्टर का, सॉरी 6th वीडियो देख रहे हैं इस चैप्टर का, और नेक्स्ट जो होगा वो 7th और लास्ट वीडियो इस चैप्टर का। आज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, चुनाव आयोग क्या है, चुनाव आयोग का स्वरूप क्या है, तीसरा मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, चुनाव आयोग के कार्य बताइए, और आखिरी प्रश्न, वर्तमान समय में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों के नाम बताइए। तो बच्चों आज के लिए आप ये प्रश्न करेंगे, और बच्चों ये वीडियो आप सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस जल्दी से जल्दी मिलते रहें। और बच्चों वीडियो ज़रूर सुना करिए, क्योंकि उसमें कई मैं ऐसे बातें बताती हूँ जो आपको समझने में, लेसन को समझने में आपको हेल्प करेंगी। तो आप ही की बेहतरी के लिए है बच्चों, केवल आप थोड़ा सा वीडियो सुन करके उसे छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि हम PDF फाइल से क्वेश्चंस कर लेंगे, तो उससे आपका फ़ायदा नहीं होगा। पूरा वीडियो सुना करिए बच्चों, समझा करिए, और तभी आपके लिए ज़्यादा हितकारी होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।